गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप यू कैन हियर मी राइट। फाइन। सो आई गेस सब लोग म्यूट पे रहेंगे अनलेस यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज सब तक म्यूट पे रहते हैं। ओके। सो ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा काइंड ऑफ फॉर लर्निंग। ओके। तो जो भी लोग, काफ़ी लोग हैं जिनको ट्रेडिंग सीखनी है, जो काइंड ऑफ हाउस वाइफ्स है या स्टूडेंट्स है, उनको ट्रेडिंग सीखनी है। नॉट एग्जैक्टली ट्रेडिंग इनिशियली, इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ट्रेडिंग राइट। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन उनको कुछ फंडामेंटल्स पता नहीं है। काफ़ी सारे फंडामेंटल्स होते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए हमेशा बिफोर एंटरिंग स्टॉक मार्केट्स। सो hold on, someone wants to join. ओके फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि स्टॉक क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय स्टॉक? ओके। तो स्टॉक स्टॉक इज एसेंशियली अ शेयर राइट। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग सबसे पहले। सो लेट्स से एक कंपनी है, कोई भी कंपनी होती है राइट, एस्टेब्लिश्ड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, अलग अलग तरीके की कंपनीज होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके अलावा एलएलपीज होती है, प्रोप्राइटरी फर्म्स होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके शेयर्स होते हैं और शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। ओके। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एसबीआई तो सबको पता है। तो एसबीआई के शेयर्स रहेंगे जो कि मतलब उसकी कुछ वैल्यू रहती है और वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो इनिशियली जब एक फर्म फॉर्म होती है, उसका एक आईपीओ निकलता है। व्हाट इज एन आईपीओ? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके। उसका एसेंशियली मीनिंग ये होता है कि हम लोग एक कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसके लिए हमें कैपिटल रेस करना है, फंड्स रेस करना है। ओके। एंड हम लोग ऑफरिंग दे रहे हैं कि ये प्राइस में हम लोग अपने कंपनी के शेयर्स बेचेंगे और वो पैसा लेके हम लोग कुछ मतलब कंपनी ग्रो करने में हेल्प होगा वो पैसे से। दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ आईपीओ। ओके। तो सबसे पहले प्रोसेस ऐसी होती है कि कंपनी ये लोग फॉर्म करेंगे, इसको सब मतलब रजिस्टर करेंगे एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में, ये सब होगा। उसके बाद आईपीओ निकलेगा। आईपीओ में फंड रेजिंग का मेन इंटेंशन होता है। और जो लोग मतलब पब्लिक क्या करती है, वो लोग एनालिसिस करते हैं कि ये कंपनी है, ये क्या कर रही है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इसको आगे जाके प्रॉफिट होगा कि नहीं। अगर ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी का जो आइडिया है, या लेट्स से मतलब सॉफ्टवेयर के अगर बारे में बात करेंगे तो एक प्रोडक्ट रहेगा उनका फॉर एग्जांपल, तो प्रोडक्ट का आइडिया काफ़ी अच्छा है क्या, ओके, और ये बूस्ट हो सकता है क्या। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये डिटरमाइन करेंगे हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, और हम लोग आईपीओ में सब्सक्राइब करेंगे। जब हम लोग आईपीओ में सब्सक्राइब करते हैं, हमें उसके कुछ स्टॉक्स मिलते हैं। वो हमारे डीमैट अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट करके कुछ रहता है, वहाँ पे आ जाते हैं। ओके। तो वो बाद में बात करेंगे व्हाट इज़ अ डीमैट अकाउंट, बट ये बेसिक फंडा रहता है स्टॉक्स का। ओके। शुरू कहाँ से होता है? शुरू आईपीओ से होता है। जब हम लोग स्टॉक बाय करते हैं, एक कंपनी का हमें शेयर मिलता है, तो हम लोग वो कंपनी के पार्टनर हो जाते हैं एक तरीके से। लेकिन इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं रहती कि हम उस कंपनी के डिसीजन ले पाए। अगर डिसीजंस लेना है तो हमारे पास 51% शेयर्स होने चाहिए, जो तो मतलब जो इम्पॉसिबल है। ओके। सो वी आर अ पार्टनर, बट देन वी मतलब हम लोग कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते। दैट इज एसेंशियली अ स्टॉक। ओके। नाउ अब हम लोग आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। अब जैसे मैंने बोला, ये आईपीओ निकला, कंपनी के शेयर्स है। ऐसे तो काफ़ी सारी कंपनीज है, मतलब हज़ारों कंपनीज है और उनके शेयर्स होते हैं, उन्हें कैपिटल रेस करना होता है। और हम जैसे लोगों को, जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती है कि हम कहाँ पे पैसा डालें और कहाँ से हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। तो ये कंपनीज में जाके मार्केट में ऐसे ढूंढ नहीं सकता कि अरे ये कहाँ पे कंपनी है या ये तेरी कंपनी है, मुझे पैसा डालने से। तो हज़ारों कंपनीज है राइट। तो ये सब फैसिलिटेशन कौन करेगा? ये एक्सचेंज करके, जो हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज होता है, जहाँ पे ये फैसिलिटेट करके देते हैं कि कंपनी जाके यहाँ पे लिस्ट करेंगे खुद को, और जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे ट्रांजैक्ट करेंगे। यानी कि कंपनी के स्टॉक्स वहाँ पे लिस्ट होगा और मैं एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे बाय सेल कर सकता हूँ। तो सबसे पहला एंटिटी आता है आफ्टर
आफ्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो एंटिटी हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज एन एक्सचेंज. ओके, सो हम लोग अभी बात करेंगे एक्सचेंज. ओके, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सचेंज. हमें पता होगा अपने पास एटलीस्ट दो एक्सचेंजेस है. ओके, एनएससी और बीएससी. ओके, एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो राइट, एक्सचेंज का काम होता है फैसिलिटेट करना. ओके, क्या फैसिलिटेट करना? ट्रेडिंग फैसिलिटेट करना. ट्रेडिंग इज एसेंशियली बाय एंड सेल ऑफ स्टॉक्स. ओके, तो स्टॉक हो गया, एक्सचेंज हो गया. अब एक्सचेंज एक ऐसी मतलब उसके काफ़ी सारे रेगुलेशंस होते हैं. एक्सचेंज पे बाय सेल कोई भी आके कैसे भी बाय सेल तो नहीं कर सकता, तो इसीलिए होता है ब्रोकर्स. ओके, तो ब्रोकर्स जो रहते हैं वो एक्सचेंज को कनेक्ट करते हैं. ओके, एंड वी आर क्लाइंट्स. तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करेंगे जो कि एक्सचेंज को कनेक्ट करता है. ओके, और बात करेगा. तो हम लोग ब्रोकर से बात करेंगे, ब्रोकर एक्सचेंज से बात करेगा जब भी हमें कुछ ट्रांजैक्शन करना है. ओके, और ये ब्रोकर के पास हम लोग जब अकाउंट ओपन करते हैं, ये एसेंशियली 3 अकाउंट ओपन करता है. 3 या 2, पहले ऑल इन वन रहता था तो 3 अकाउंट ओपन होते थे, अभी एटलीस्ट 2 या 3 भी हो सकते हैं. तो पहला होता है बैंक अकाउंट. ओके, एक बैंक अकाउंट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है. ओके, एंड तीसरा होता है डीमैट अकाउंट. ओके, तो बैंक अकाउंट अब तो एसेंशियल नहीं है, हम लोग एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक कर सकते हैं. ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट ये रहता है जो ब्रोकर के पास रहता है. मतलब लेट्स से अभी अलग अलग ब्रोकर्स है अपने पास, शेर खान है, जेरोदा है या एंजल ब्रोकिंग है. तो जब भी हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं उस ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है, एक क्लाइंट कोड मिलता है जिससे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं. ओके, उसके साथ ये एक डीमैट अकाउंट भी ओपन करता है. अब डीमैट का मतलब है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. तो अगर आपने कोई वेब सीरीज देखा होगा स्कैम 1992, या और कोई आपको लेट से आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी बात की होगी स्टॉक्स के बारे में घर पे, तो आपको पता होगा पहले फिजिकल शेयर्स एक्सचेंज होते थे मार्केट में. तभी इलेक्ट्रॉनिक कुछ होता नहीं था, मतलब वहाँ पे जाके वो चिल्लम चिल्ली करके बेचते थे स्टॉक्स, कोई खरीदता था बेचता था. अभी सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है. तो इन्होंने बोला कि शेयर्स क्यों फिजिकल रखे. तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक हुआ तभी इन्होंने डीमटेरियलाइज डीमैट का कंसेप्ट लाया, जहाँ पे स्टॉक्स अपने अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव हो जाएंगे. ओके, तो डीमैट अकाउंट अपने पास 2 एंटिटीज है जो देते हैं. एक है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और एक सीडीएसएल. ओके, ये 2 एंटिटीज है जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं. ओके, अब यहाँ पे अकाउंट हमें ओपन नहीं करना होता, ब्रोकर अपने बिहाफ पे ओपन करेगा. राइट. ओके, तो जब हमें ट्रेडिंग करनी होती है, सबसे पहले ट्रेडिंग कहाँ पे होती है? एक्सचेंज पे होती है. क्या हम डायरेक्टली एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं. ओके, क्योंकि काफ़ी सारे रेगुलेटरी चीज़ें रहती है जो ब्रोकर्स कर लेते हैं अपने बिहाफ पे. ओके, तो हमें क्या करना होता है, हमें ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना होता है. ब्रोकर हमें एटलीस्ट 2 अकाउंट ओपन करके देगा. एक रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट जो वो खुद का मतलब ब्रोकर के पास रहेगा, दूसरा होगा डीमैट अकाउंट. ओके, तो डीमैट अकाउंट या तो एनएसडीएल के पास करेगा या सीडीएसएल के पास करेगा. वी आर नॉट कंसर्न, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो बेसिकली एक अकाउंट है जहाँ पे स्टॉक्स स्टोर्ड रहेंगे. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कोई स्टॉक्स खरीदे हैं, वो मेरे डीमैट में पड़े हैं और वहाँ से अचानक एक दिन गायब हो गया. ऐसा तो नहीं होगा. मतलब वो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है इंडिया में. सो दैट इज़ द थिंग. ओके, ओके, यहाँ पे लेट्स टेक अ पॉज. कुछ डाउट्स है किसी को? इतने ये बेसिक जो है फंडामेंटल्स जो भी टर्म्स मैंने यहाँ पे ये किए, कुछ डाउट नहीं है तो वी कैन गो अहेड. ओके, फाइन, ठीक है. तो हम लोग अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इन द सेंस क्या क्या ट्रेडिंग होता है, क्या क्या चीज़ें रहती है जो ट्रेड कर सकते हैं. तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेट क्लासेस. ओके, क्या क्या एसेट्स रहते हैं. तो काफ़ी सारे एसेट्स है जो हम लोग जिसमें ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला और कॉमन है इक्विटीज़. ओके, इक्विटीज़ वो क्या है वो हम लोग देखेंगे. बट इक्विटीज़ के अलावा अपने पास रहता है कमोडिटीज़. ओके, कमोडिटीज़ रहता है. उसके बाद है फॉरेक्स रहता है. फिर क्रिप्टो करेंसी है. ओके, ये सारे एसेट क्लासेस है जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. और सबसे प्यारा लोगों का है फिक्स्ड इनकम. ओके, इसका एक एग्जांपल है एफडी.
तो हम लोग एफडी में पैसा डालते हैं जहाँ पे 7-8% फिक्स्ड रिटर्न्स रहते हैं। तो ये सारे एसेट क्लासेस है जहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, क्रिप्टो में काफ़ी अभी बूम चल रहा है, तो बिटकॉइन वगैरह सबको पता है, क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स में कर सकते हैं। कमोडिटीज़ के लिए अपने पास एक अलग एक्सचेंज है MCX, ओके, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सो जैसे NSE BSE था जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सिमिलरली MCX करके एक एक्सचेंज है जहाँ पे कमोडिटीज ट्रेड होता है। कमोडिटीज़ में गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें होती है, क्रूड। ओके, हम लोग फोकस करेंगे इक्विटीज़ पे। ओके, हम लोग इक्विटीज़ पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज ये जो स्टॉक्स जब मैं बोलता हूँ तो एसेंशियली ये इक्विटीज़ का पार्ट है। ओके, अब इक्विटीज़ में मल्टीपल प्रोडक्ट्स रह सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट्स, तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? तो प्रोडक्ट्स का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन रहता है, कैश एंड डेरिवेटिव्स। ओके, कैश एंड डेरिवेटिव्स। तो जब मैं स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने बोला कि मैंने TCS के 100 स्टॉक्स बाय कर लिए। ओके, 100 स्टॉक्स बाय कर लिए, इसका मतलब होता है कि मैंने कैश में ये स्टॉक्स बाय करे हैं। ओके, कैश में मैंने स्टॉक्स बाय किए और वो मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, वो मेरा एसेट हो गया, वो हो गया मेरा एसेट। जब तक उसका रेट बढ़ेगा नहीं तब तक मैं उसको नहीं बेचूंगा। ओके, तो वो मेरा एसेट हो गया। अब होता है डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव इज समथिंग, डेरिवेटिव्स आर एसेंशियली कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये इसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं रहती। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सपायर होता है। ओके, तो इसीलिए डेरिवेटिव्स डीमैट में नहीं आते, कभी डीमैट अकाउंट में कभी स्टोर नहीं होते। मतलब आपने अगर कोई डेरिवेटिव परचेस किया है तो वो जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आपको दिखेगा, बट वो कभी आपके डीमैट में नहीं आएगा। तो डेरिवेटिव में अगेन दो टाइप है, एक है फ्यूचर्स, ओके, एंड दूसरा है ऑप्शंस। ओके, डेरिवेटिव्स में दो टाइप है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके, तो ये एक ब्रॉडर लेवल पे हम लोग बता रहे हैं कि क्या क्या एसेट क्लासेस होते हैं, क्या होता है, हम लोग क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स सिर्फ इक्विटी में नहीं है, ये प्रोडक्ट्स आपको कमोडिटीज में भी मिलेंगे, फॉरेक्स में भी मिलेंगे, क्रिप्टो में भी मिलेंगे, FD में नहीं मिलेंगे। आई मीन फिक्स्ड इनकम में थोड़ा इसको अलग तरीके से किया जाता है, बट इन जनरल इक्विटीज कमोडिटीज में तो मिलेंगे। ओके, सो कैश एंड डेरिवेटिव्स, फाइन। तो ट्रेडिंग जब करते हैं लोग यूजुअली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, यहाँ पे कुछ डाउट्स है किसी को रिगार्डिंग एनी एसेट क्लास और या? ओके, कूल, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो मुझे रोक के पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी आते हैं एक्सचेंज पे। ओके, एक्सचेंज पे वापस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, एक्सचेंज। ओके, जब मैं बोलता हूँ एक्सचेंज, अपने दिमाग में क्या आता है? एक सेकेंड, कोई शायद ज्वाइन करने ट्राई कर रहा है, देखता हूँ। नो, ओके, फाइन। NSE एक एक्सचेंज है, राइट? तो एक्सचेंज का ज़रूरत क्या है, या फिर ज़रूरत तो हमने देख लिया, बट एक्सचेंज पे चलता है एक इंडेक्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या है और क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और फंडामेंटली ये समझना चाहिए हम लोग को कि इंडेक्स क्यों है। ओके, तो लेट्स से हम लोग BSC बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, अंदर कुछ ट्रेडिंग चल रहा है, पुराना ज़माना थोड़ा याद दिलाते हैं, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकर्स स्टॉक्स बेच रहे हैं, कोई खरीद रहा है, बेच रहा है। ओके, पता नहीं चल रहा है कि मतलब 1000 स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो रही है, कोई खरीद रहा है यहाँ पे, कोई एक स्टॉक, कोई उधर दूसरा बेच रहा है, पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके, उस स्टॉक के बारे में पता है, कोई एक स्टॉक के बारे में वो ग्रुप ऑफ लोगों को पता है जो उसमें ट्रेड कर रहे हैं, बट उनको बाकी 999 स्टॉक्स के बारे में पता नहीं। मैं बाहर खड़ा हूँ बिल्डिंग के, और मुझे ये जानना है कि आज स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, मतलब कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये मुझे बाहर से जानना है। तो मैं नहीं जान सकता बिकॉज किसी को पता नहीं है। ओके, तो इसका एक ऐसा कंसेप्ट इन्होंने लाया कि हम लोग क्या करेंगे, टॉप स्टॉक्स जो है, मतलब NSE में टॉप 50 स्टॉक्स हमने उठाए। ओके, वो टॉप 50 स्टॉक्स का कुछ प्रपोर्शन लेंगे और उसका एक इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स इन द सेंस एक ग्राफ रहेगा। इंडेक्स मतलब बेसिकली क्या होता है, एक ग्राफ बनता है, एक ग्राफ है ये। ओके, ऐसा। तो
फाइन। अब ये कितने स्टॉक्स का है? एनएससी में इट इज निफ्टी। एनएससी का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं हम लोग निफ्टी, सॉरी निफ्टी 50, मतलब 50 स्टॉक्स लिए इन्होंने। ओके, और उसको कुछ, हर स्टॉक को कुछ प्रपोर्शन दिया है। प्रपोर्शन मतलब उसका वेटेज होता है। ओके, जैसे अभी निफ्टी 50 में रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ओके, नंबर्स तो मुझे बाय हार्ट नहीं है, बट वो एनएससी के साइट पे मिलेंगे कि कौन से स्टॉक का कितना वेटेज होता है। तो रिलायंस, टीसीएस, ये हैवी वेट्स है। मतलब अगर रिलायंस, लेट्स से, ओके हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक रिलायंस है और एक दूसरा अडानी ग्रुप का कोई स्टॉक है। तो रिलायंस अगर 10 रुपया मूव हो रहा है तो इंडेक्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू अडानी का कोई स्टॉक 10 रुपया मूव हो रहा है। ये डिफरेंस होता है वेटेज मतलब। ओके, तो हर स्टॉक का एक वेटेज होता है। वो वेटेज को कंबाइन करते हैं और उसका एक नंबर आता है। वो वैल्यू जो रहती है वो ये इंडेक्स पे, वो ये ग्राफ पे मैप होती है। ओके, वो वैल्यू ऐसे जैसे जैसे वो प्राइसेस चेंज होते रहेंगे वो मैप होते रहेंगी, और इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा बताने का पॉइंट ये है कि इंडेक्स की ज़रूरत क्या है। इंडेक्स की ज़रूरत ये है कि अगर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि वी एज अ कंट्री कहाँ पे मूव हो रहे हैं, मतलब आज का हमारा मार्केट का स्टेटस क्या है, अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। ओके, या पिछले 5 सालों में इंडिया ने क्या ग्रो किया है, कैसे ग्रोथ किया है, अगर ये मुझे जानना है तो स्टॉक मार्केट के अलावा कुछ, मतलब और भी फैक्टर्स है बट प्राइमरी फैक्टर स्टॉक मार्केट है। और स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जिस तरीके से मूव हुआ है उस तरीके से हम लोग ये आंसर कर सकते हैं कि हम लोग ग्रोथ के पाथ पे है या हम लोग प्रोग्रेशन पे के पाथ पे है। ओके, अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो हम लोग बोलेंगे हम लोग डिक्लाइन कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है। बस ये आंसर देना है, इसीलिए हम लोग ने इंडेक्स लाया हुआ है। ओके, तो जैसे एनएससी का इंडेक्स है उसको निफ्टी 50 बोलते हैं, वैसे अपने पास बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका भी एक इंडेक्स है। ओके, उसमें आई थिंक 30 स्टॉक्स है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। ओके, फाइन। अब ये प्राइमरी इंडाइसेस है, मतलब इंडेक्स का प्लूरल है इंडाइसेस, तो ये प्राइमरी इंडेक्स है। मतलब एनएससी का निफ्टी 50, बीएससी पे सेंसेक्स है। तो जैसे निफ्टी 50 है वहाँ पे और भी इंडाइसेस है, बैंक निफ्टी है। ओके, उसके अलावा मिड कैप है, ये सब इंडाइसेस है। मतलब मिड कैप में मिड कैप की जो कंपनीज है उसमें से कुछ कंपनीज उठा के उनका एक इंडेक्स बनाएंगे और उसका परफॉर्मेंस गेज करेंगे। बैंक निफ्टी में अराउंड 12 बैंक्स है जो एक साथ, मतलब उसका परफॉर्मेंस गेज करेंगे हम लोग। मतलब ऐसे हो सकता है कि निफ्टी 50 मूव नहीं हो रहा है या फ्लैट है बट बैंक निफ्टी मूव हो रहा है, तो हो सकता है वैसे। इसका मतलब बैंकिंग के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है या लोग बुलिश है उसके ऊपर, तो ऐसे अलग अलग इंडाइसेस होते हैं। फाइन, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एक्सचेंज क्यों है, एक्सचेंज पे हम लोग जो इंडेक्स बोलते हैं वो इंडेक्स क्या है और उसका पर्पस क्या है। ओके, फाइन। तो अभी हम लोग आते हैं कैश एंड डेरिवेटिव्स पे। कैश के बारे में तो मैंने पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। जब हम लोग कैश में ट्रेड करते हैं तो हम लोग एसेंशियली स्टॉक्स बाय करते हैं। ओके, स्टॉक्स बाय करते हैं। फाइन, स्टॉक्स जो बाय करेंगे वो आएंगे कहाँ पे? अपने डीमैट अकाउंट पे। तो सेटलमेंट होता है, T+1 सेटलमेंट होता है। T+1 यानी ट्रेडिंग डे +1, मतलब अगर मैंने आज स्टॉक्स बाय करे हैं तो कल मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब जिसने बेचा उसके डीमैट अकाउंट से डेबिट होंगे। इट इज़ वेरी सिमिलर टू जो हम लोग पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर मैंने कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन किया या एनईएफटी ट्रांजैक्शन किया तो उसमें क्या होगा, मैंने लेट से 10,000 किसी को ट्रांसफ़र करे हैं तो दो चीज़ होती है, राइट? मेरे अकाउंट से डेबिट होना है और उसके अकाउंट में क्रेडिट होना है। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन होता है, बट यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व है, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो इसीलिए पहले T+2 था, अभी T+1 है। ओके, फोकस चल रहा है कि मतलब सेम डे सेटलमेंट हो, बट फाइन, एज ऑफ नाउ T+1 है। ओके, फाइन। तो कैश में तो यूजुअली ट्रेडिंग होता है। ओके, तो कैश में इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, कैश में प्राइमरली इन्वेस्टमेंट होता है, बट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। वी कैन डू ट्रेडिंग एज वेल। ओके, ट्रेडिंग, तो ये जो ट्रेडिंग होता है ना, इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं जनरली। ओके, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है वो देखते हैं पहले। लेट्स से आपके पास कुछ फंड्स है, लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। ओके,
आपने बोला कि मुझे कुछ पैसा बनाना है और स्टॉक मार्केट से ही बनाना है, तो डेरिवेटिव्स तो काफ़ी रिस्की है, वो बाद में बात करेंगे। पहले तो वी एज अ सेफ ट्रेडर, मतलब मुझे पैसा गंवाना तो नहीं है लेकिन कुछ बनाना है इससे। ओके, तो एक ऑप्शन है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके मैं बैठ गया। लेट से अभी टीसीएस पे इन्वेस्ट किया 1 लाख और बैठ गया मैं 6 महीना 8 महीना। तो क्या क्या हो सकता है स्टॉक के ऊपर, मतलब टीसीएस का क्या होगा? तीन चीज़ें हो सकती है, या तो स्टॉक की प्राइस ऊपर गई है, ओके, सो टीसीएस की प्राइस एक तो ऊपर गई, या तो नीचे आई, या तो फ्लैट है। ये तीन चीज़ें हो सकती है। अगर प्राइस ऊपर गई है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्राइस नीचे गई है तो मुझे लॉस हो रहा है, फ्लैट है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है लॉस, बिकॉज टाइम तो चला गया ना। बिकॉज लेट से मैं 1 ईयर रुका यहाँ पे, ओके, लेट से यहाँ पे मुझे ऊपर गए और लेट से 10,000 प्रॉफिट है, तो 10% प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग। 10,000 लॉस है तो 10% लॉस हुआ। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो ज़ीरो प्रॉफिट है, बट 1 साल चला गया अपना, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ लॉस। बिकॉज अगर मैं उसका एफडी करता था तो मुझे एटलीस्ट 8,000 तो मिलते थे, तो मेरा लॉस हो गया। ओके, ये चीज़ें होती है। अब कितनी देर रुकना है, क्या करना है, पता नहीं होता है लोगों को। तो ऐसे होता है कि पैसा डाल दिया कोई स्टॉक में और स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, ये हो सकता है। इसीलिए जनरली ऐसा प्रीफर करना है कि अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो अच्छे स्टॉक्स में करो, पेनी स्टॉक्स में मत करो। मतलब बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा 5 रुपया 20 रुपया ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जिसमें लोग हेविली इन्वेस्ट करते हैं, और वो स्टॉक्स या तो मूव नहीं होते या तो पंप एंड डंप रहते हैं। पंप एंड डंप एक ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जाती है जिसका मतलब है कि मार्केट में ऐसी खबर फैला देंगे कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है बढ़ने वाला है, तो ये लोग ही बाई करते हैं। मतलब एक बड़ा कार्टेल रहता है, वो लोग बाई करते रहते हैं स्टॉक्स, और फिर एक लेवल के बाद अपने जैसे रिटेल ट्रेडर, हम लोग रिटेल ट्रेडर्स है, ओके, इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो रहते हैं उनको रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं। तो ये अपने से लोग उसमें घुस जाते हैं कि हम लोग भी बाय करेंगे। उसके बाद वो लोग सेलिंग चालू करते हैं। तो उन्होंने सेलिंग चालू करी, स्टॉक नीचे आएगा, लोअर सर्किट लगेगा। लोअर सर्किट मतलब एक रेंज रहता है, काफ़ी स्टॉक्स पे सर्किट नहीं भी रहता, बट यूजुअली रेंज रहता है जितना स्टॉक एक दिन में मूव हो पाएगा। ओके, 5% रहेगा, 10% रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक। तो सर्किट मतलब वो लेवल के ऊपर या नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, वो स्टॉक पे फिर सेलिंग चालू करते हैं। इतनी सेलिंग करते हैं कि उस पर लोअर सर्किट लग जाता है। लोअर सर्किट तब लगता है जब कोई बायर नहीं होता, और फिर हम लोग अटक जाते हैं, हम लोग फिर बेच नहीं सकते वो स्टॉक। ओके, तो सजेशन ये है कि कोई भी पेनी स्टॉक नहीं खरीदना है, सब बड़े अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग में मैंने बोला है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब लोग एनालिसिस करते हैं। अगर ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब हम लोग ऐसे उठ के कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट तो नहीं करते, तो हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है वो स्टॉक का। ओके, अब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है वो सब हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, कौन सी वेबसाइट्स रेफर कर सकते हैं। बट ये चीज़ जस्ट आप ध्यान में रखो कि फंडामेंटल एनालिसिस करके कुछ होता है। ओके, ये एक जनरल टर्म है, सॉरी, एनालिसिस। ओके, अब दूसरा रहता है टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट्स देख के। चार्ट्स देखेंगे, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह रहता है, वो सब देख के ये लोग डिटरमाइन करेंगे कि ये स्टॉक का अब क्या मूवमेंट हो सकता है। तो इनका टारगेट रहता है 1 वीक 2 वीक, या छोटे टारगेट्स रहते हैं, मतलब 1-2 दिन भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 10 दिन तक का टारगेट रह सकता है। तो ये लोग ऐसा ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे जो नेक्स्ट कुछ डेज में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ओके, स्विंग ट्रेडिंग करनी है कैश में, तो आपको ऊपर जाने वाले ही स्टॉक्स निकालने हैं। नीचे जाने वाले, अगर मतलब पता है कि कोई स्टॉक गिरने वाला है, तो आप कैश में नहीं ट्रेड कर सकते, उसके लिए आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना पड़ेगा। तो बाद में बात करेंगे, पहले कैश का देखते हैं। तो एसेंशियली अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस किया कोई स्टॉक का, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करोगे, अपने 1 लाख रुपए से वो स्टॉक्स बाय करोगे, 2-3 दिन होल्ड करोगे, और उसके बाद जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ जाती है, लेट से थोड़ी भी बढ़ गई, 10 रुपया या 5 रुपया या जो भी 10%, लेट से 2 दिन में 10% बढ़ गया, तो काफ़ी है 2 दिन में 10%, आप बेच दो उसको, प्रॉफिट निकल के साइड में हो जाओ। ओके, तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। फाइन।
तो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो कैश में होती है, मतलब स्टॉक्स खरीद के बैठो और उसको स्विंग। वैसे तो एक्चुअली डेरिवेटिव्स पे भी स्विंग कर सकते हैं, बट ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इंट्राडे भी। ओके, दूसरा फाइन, स्विंग ट्रेडिंग इज यूजुअली पोजिशनल, जैसे मैंने बोला 1-2 दिन रुकना है या 10 दिन रुकना है, इसको पोजिशनल भी बोलते हैं। ओके, तो स्विंग को हम लोग पोजिशनल भी बोलते हैं बिकॉज हम लोग पोजिशन लेके बैठे हैं। ठीक है, फाइन। कैश में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो ओके उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इंट्राडे स्विंग वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे तब बात करेंगे, बट अभी हम लोग आते हैं डेरिवेटिव्स पे। ओके, डेरिवेटिव्स, बिकॉज डेरिवेटिव्स के बारे में मैं क्यों बात करना चाहता हूँ, लोगों को ये जो टॉपिक है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और पता नहीं रहता कि डेरिवेटिव्स क्यों है और इसे कैसे ट्रेड करना है। कैश तो काफ़ी लोगों को पता है, मतलब जिसको पता भी नहीं है वो अकाउंट ओपन करके कैश ही ट्रेड करने वाला है, मतलब वो कुछ खरीदेगा तो वो कैश ही हो गया। ओके, स्टॉक्स खरीदेगा वो कैश रहेगा। लेकिन डेरिवेटिव्स ऐसी चीज़ है जो हॉट रहती है और लोगों को इसके बारे में नॉलेज कम है, इसीलिए मैं थोड़ा इस पर फोकस करूँगा। बाकी डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे कैश में, मतलब अगेन इंट्राडे वगैरह जो भी करना है। तो ये डेरिवेटिव्स है। अब डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स, ओके फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। अब फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये आता है एक एक्सपायरी के साथ। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने फ्यूचर्स खरीद लिया तो बस अभी मेरे पैसे है बने हैं, ऐसा। तो फ्यूचर्स इज वेरी सिमिलर और इक्विवेलेंट टू स्टॉक्स। ओके, इसका प्राइस लेट्स से एसबीआई का प्राइस है अभी 600 रुपया फॉर एग्जांपल, तो इसका फ्यूचर्स ऐसे 602 रुपया रहेगा। ओके, इसका फ्यूचर्स 602 रुपया रहेगा, तो सिमिलर चलता है, मतलब स्टॉक के साथ ही इसका फ्यूचर्स का प्राइस चलता है। तो डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? ओके, सबसे पहला डिफरेंस, ये 2 रुपये का प्राइस डिफरेंस दिख रहा है। ओके, ये है जो बड़े प्लेयर्स ये 2 रुपया निकाल सकते हैं, कैसे? हेजिंग करके। ठीक है, ये बाद में बात करेंगे ये क्या करते हैं, ये जाने दो। हमारा फोकस है कि फ्यूचर्स अंडरस्टैंड करना है। तो फ्यूचर्स को हम लोग बोलते हैं लीवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट। लीवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग ये है कि इसका खुद का मतलब कुछ वैल्यू है, खुद को कुछ इन्होंने वैल्यू दिया है, उसको हम लोग ये लीवरेज यूज करेंगे। इसका मतलब फ्यूचर्स होता है ट्रेड लॉट में। ओके, लॉट्स, तो लेट्स से एक लॉट, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से 1 लॉट ऑफ एसबीआई इज 500। ओके, एक एसबीआई का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से 1 लॉट इज 500 शेयर्स। ओके, अब क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अगर मुझे 500 एसबीआई के स्टॉक्स खरीदने हैं कैश में, ओके 500 शेयर्स कैश में खरीदने हैं, तो कितना पैसा लगेगा? कितना लगेगा? 30,000, ओके 3 लाख रुपया लगेगा। फाइन, ओके 6/30,000, ओके। तो बेसिकली 500 रुपये का एक शेयर है, मुझे 600 शेयर खरीदने हैं एसबीआई के कैश में, यानी कि वो स्टॉक्स मेरे डीमैट अकाउंट में आएंगे, जो सबसे सेफ गेम है, विच इज़ ऑलवेज प्रीफर्ड। लेकिन इतने शेयर्स खरीदने के लिए मुझे 3 लाख लगने वाले हैं। ओके, मेरे पास कहीं से कुछ न्यूज़ आई है कि बैंकिंग के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोट हो रही है मार्केट में और एसबीआई का स्टॉक 610 620 तक जाने वाला है। तो अब मेरा काम है कि भाई इसमें से पैसा कमाना है, तो मैं ये कैश में खरीद लूँगा, लेकिन 3 लाख तो नहीं है मेरे पास, 1 लाख है। अब 1 लाख खरीदूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा? 10 रुपये भी बढ़ेगा, जो भी होगा प्रॉफिट तो अच्छा रहेगा। बट अगर कंफर्म लग रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत है, तो हम लोग ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स में। ओके, अब ऐसे हो सकता है जो यहाँ पे एक मतलब 500 का है ना, 500 शेयर्स खरीदने के लिए 3 लाख लग रहे हैं, तो फ्यूचर्स में हम लोग एक एग्जांपल लिया, राइट, 1 लॉट इज 500 शेयर्स, तो फ्यूचर्स में ये 500 खरीदने के लिए हमें लेट से अराउंड लगेंगे 1.2 लाख या जो भी है 1.5 लाख, ऐसे मतलब ये रेंज में रहेगा 1.2 to 1.5 लाख। अब आपको दिख रहा है कि 50% पैसा कम हो रहा है, यहाँ पे 3 लाख लग रहे थे, यहाँ पे 1.5 लाख लग रहे हैं। ओके, अगर ये 10 रुपया बढ़ा तो ये भी 10 रुपया बढ़ने वाला है, इतना समझ लो आप। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करूँ, मतलब मैं स्टॉक्स क्यों खरीदूँ? बिकॉज मुझे तो थोड़े दिन के लिए खरीदना है, मेरे को पता है ये 10-20 रुपये बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो मैं फ्यूचर्स खरीदूंगा। ओके, तो
ये जो चीज़ है ना, जो यहाँ पे 3 लाख रुपए लग रहे हैं, उसको यहाँ पे लग रहे हैं 1.5 लाख, इसको बोलते हैं लीवरेज्ड, इसीलिए ये लीवरेज इंस्ट्रूमेंट है। फाइन। और इसकी एक्सपायरी होती है, मतलब लेट से आपने खरीद लिया, फ्यूचर्स खरीद लिया, उसके बाद स्टॉक बढ़ा नहीं, गिर गया, तो क्या, तो आपको लॉस होने वाला है ऑफ कोर्स। लेकिन आप जब तक मतलब वो बेचते नहीं है, जब तक आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते, स्क्वायर ऑफ यानी देखो हम लोग बाय यूजुअली जो नए ट्रेडर्स रहते हैं वो हमेशा बाय के बारे में बात करते हैं, मतलब मैं बाय कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, ओके, बाय करेंगे फिर क्या करेंगे, सेल करेंगे, राइट। लेकिन हम लोग टर्म जो यूज करेंगे वो रहेगा स्क्वायर ऑफ। अब स्क्वायर ऑफ टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे हो सकता है कि मैंने पहले सेल किया है और फिर बाय कर रहा हूँ, मतलब अगर स्टॉक गिरने वाला है, ओके, ठीक है, उसके बारे में एक अलग एग्जांपल लेता हूँ मैं। बट एज ऑफ नाउ मेरा पॉइंट ये था कि लीवरेज इंस्ट्रूमेंट क्या है वो तो यहाँ पे पता चल गया अपने को। हम लोग पॉजिटिव केस लेते हैं कि स्टॉक बढ़ गया, ओके, ये 600 का 610 गया, मैं अपना फ्यूचर सेल करूंगा, ओके, जो मैंने पहले बाय किया था, और अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है, प्रॉफिट बुक, ओके। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास न्यूज़ आई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दो। लेट्स से मेरे पास न्यूज़ आई है कि SBI इज गोइंग टू फॉल 15 to 20 रुपीज़, ये मेरे पास न्यूज़ है और इससे मुझे पैसा कमाना है। तो कैसे कमाऊंगा मैं पैसा, मेरे पास तो स्टॉक्स नहीं है बेचने के लिए, राइट। तो मैं एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इंट्राडे में कैश सेल करूं, कैश में जो स्टॉक्स रहते हैं, बिकॉज मेरे पास अगर डीमैट में स्टॉक्स नहीं है तो मैं क्या सेल करूं, मैं कुछ नहीं सेल कर सकता। न्यूज़ तो कंफर्म है, पैसा तो निकलेगा इसमें, लेकिन मैं नहीं कमा पा रहा हूं बिकॉज मेरे पास कोई स्टॉक्स नहीं है बेचने के लिए, ओके। यहाँ पे काम आता है फ्यूचर्स का, ओके। फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको सेल कर दो आप। सपोज SBI 600 पे था तो सेल एट 600, 600 में बेच दो। अब आप बोलोगे अरे मेरे पास फ्यूचर्स है ही नहीं तो मैं बेचूं कैसे, बट यही तो कंसेप्ट है कि आप फ्यूचर्स सेल कर सकते हो इवन दो आपके पास वो नहीं है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं रहती, ओके। और इसकी रहती है एक एक्सपायरी, ओके, एक्सपायरी रहती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ओके, ऑफ द मंथ, उसको बोलते हैं करंट कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली और भी 2-3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जो नेक्स्ट मंथ का होता है, उसके अगले मंथ का भी रहता है, बट हम लोग नियरेस्ट एक्सपायरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब लेट्स से अगस्त चल रहा है, आज है 6 अगस्त, हम लोग कैलेंडर अगर देखेंगे यहाँ पे तो अपनी कमिंग एक्सपायरी, अगर थर्सडे छुट्टी है तो फ्राइडे करते हैं 31st, वाओ, ओके। सो 31st अगस्त में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा करंट मंथ का SBI का, ओके। तो न्यूज़ ये थी कि SBI 10-15 रुपया गिरने वाला है और उससे हमें पैसा कमाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल करके पैसा कमाएंगे। तो सेल कहाँ पे करेंगे, फ्यूचर्स में, ओके, बिकॉज कैश सेल करने के लिए तो स्टॉक्स ही नहीं है। जैसे ही SBI लेट से 590 गया, हम लोग इसको क्या करेंगे, वापस बाय करेंगे, बाय एट 590, तो 10 रुपीज़ प्रॉफिट, फाइन, 10 रुपीज़ प्रॉफिट पर शेयर। बट हमने ये एक्चुअली लॉट्स में ट्रेड होता है, मतलब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया लॉट, तो वन लॉट लेट्स से इज इक्वल टू 500, एक्चुअल वैल्यू कुछ अलग रहेगी, मैं 500 एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको प्रॉफिट रहेगा 500 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5000। सो 5000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया अगर आपने एक लॉट ट्रेड किया है SBI का, विच विल टेक अराउंड लेट्स से 1.5 lakhs, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आप ये देख सकते हो कि कुछ देर पहले मैंने फ्यूचर्स को बाय किया था, ओके, उसका रेट बढ़ गया तब मैंने उसको सेल किया, और यहाँ पे इस एग्जांपल में मैं फ्यूचर्स सेल कर रहा हूँ बिकॉज न्यूज़ ऐसी है कि स्टॉक गिरने वाला है, तो मैं बाय तो नहीं कर सकता, मैं सेल करने वाला हूँ और फिर उसको बाय करूंगा। तो ये दोनों अलग अलग ट्रेड्स है, ओके। और पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ मैं, पहले बाय करके सेल किया उसको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना बोलते हैं, यहाँ पे सेल करके बाय किया इसको भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके करना बोलते हैं। तो आप कहीं पे मतलब कुछ वीडियोस देख रहे हो या कहीं पे बात कर रहे हो तो यूजुअली ऐसे आपको दिखेगा, हम लोग पोजीशन जो टर्म यूज करते हैं वो होता है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ मतलब पोजीशन को नलीफाई करना, आपकी क्या पोजीशन दैट इज इररिलेवेंट, पोजीशन जो थी उसको नलीफाई कर दिया, उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ, ओके, फाइन। तो ये हो गया फ्यूचर्स।
ये एक समरी देख रहे हैं हम लोग, मतलब इसके थियोरेटिकल डेफिनेशंस भी रहते हैं, मतलब फ्यूचर्स में भी ऐसा रहता है कि यूरोपियन फ्यूचर्स रहते हैं, फिर अमेरिकन फ्यूचर्स रहते हैं, और सिमिलरली आई मीन ऑप्शंस, सॉरी, यूरोपियन ऑप्शंस रहते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस रहते हैं, तो वो सब टेक्निकल आपको अगर डेफिनेशन देखना है तो इन्वेस्टोपीडिया करके वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाओ, उसको पढ़ लो, कुछ समझेगा नहीं उसमें जो अपने काम का भी नहीं है, बट कभी कभी ऐसे होता है कि थियोरिटी मतलब थियोरी चाहिए, राइट? तो दैट इज़ फाइन, मैं थियोरी नहीं बता रहा हूँ, जस्ट जो है अपने अपने काम का क्या है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे। अभी ऑप्शंस पे अगेन ये थोड़ा फाइन, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक बताऊंगा ऑप्शंस का, बिकॉज ज़्यादा पहले लेक्चर में अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कुछ भी नहीं समझेगा। ओके, अगेन ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे फ्यूचर्स में एक्सपायरी थी, सिमिलरली ऑप्शंस में भी एक्सपायरी होती है। ओके, तो ऑप्शन में दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक स्टॉक ऑप्शन होता है, ओके, और दूसरा होता है इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है? स्टॉक ऑप्शन होता है और इंडेक्स ऑप्शन होता है। अब स्टॉक ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सपायरी के बारे में बताया, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, उसकी एक्सपायरी होती है, तो इसकी एक्सपायरी होती है मंथली हमेशा। स्टॉक्स स्टॉक्स सॉरी स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरी मंथली रहेगी, और इंडेक्स ऑप्शन में दो तरीके की रहती है, एक मंथली तो होती ही है, ओके, उसके अलावा एक वीकली भी रहती है। तो मतलब सबको पैसा कमाना है, वैसे एक्सचेंज को भी पैसा कमाना है और गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेड करते बैठो तुम लोग, लॉस करके लो अपना और हमारा प्रॉफिट करके दो, तो इन्होंने वीकली एक्सपायरी भी लाई है। ओके, तो लोग यूजुअली फिर अभी ऐसा है कि जिनका बहुत शॉर्ट टर्म गोल रहता है वो लोग वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, मिड टर्म रहता है तो मंथली करते हैं, इसके अलावा रहते हैं, मतलब हम लोग मंथली बोल रहे हैं तो ये अगले 2-3 मंथ्स का भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन रहता है जो ट्रेड कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि ट्रेड करे। ओके, फाइन, तो ये समझा स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन, दोनों का कंसेप्ट सेम है। ओके, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आप जब ऑप्शंस के बारे में बात करोगे तो आपको ये बाइफर्केशन कोई बताएगा नहीं कि स्टॉक के लिए ऐसा होगा, इंडेक्स के लिए ऐसा होगा, बिकॉज दोनों के लिए सेम ही चलता है, स्टॉक का लॉजिक ही जो है वो वैसे ही चलेगा। ओके, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि है रहता है, लिक्विडिटी इंडेक्स ऑप्शन में ज़्यादा रहती है। क्या रहती है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा समझ लो आप। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे, ठीक है? या फिर उसको हम लोग वॉल्यूम भी बोलते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जब लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है तो इट इज़ बेटर, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी आप वहाँ पे ट्रेड करो, जिससे ऐसा ना हो कि आपने कुछ बाई किया है और फिर जब बेच रहे हो तो खरीदने के लिए कोई नहीं है, या फिर आपने कुछ बेचा हुआ है और फिर खरीदने के लिए दूसरा कोई बेच नहीं रहा है आपको खरीदने के लिए, वैसा ना हो, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो इंडेक्स ऑप्शन में लिक्विडिटी यूजुअली ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक ऑप्शंस। फाइन, ठीक है? तो ऑप्शन के दो टाइप रहते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने देखे, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। अच्छा, अब तक कुछ डाउट्स है किसी को? कोई भी, मतलब थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज ये एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये यूट्यूब पे जाने वाला है वीडियो, बट अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फाइन, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन करके ऑप्शंस होता है। ओके, ये जेनरिक बता रहा हूँ, ऐसे इंडेक्स या स्टॉक के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं। कॉल ऑप्शन ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक विल, और विल नहीं, माइट, ओके, स्टॉक माइट गो अप। पुट ऑप्शन बोलता है ऐसे, स्टॉक माइट गो डाउन। ये इसका बहुत ऊपर हाई लेवल पे, मतलब एकदम लेमैन टर्म्स में इसका मीनिंग ये होता है कि कॉल ऑप्शन ऐसा होता है कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, ओके, या फिर इसको और एक अलग तरीके से मैं लिखता हूँ, इफ अंडरलाइन, ओके, अंडरलाइन। अब मैं अंडरलाइन क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज स्टॉक भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, या कमोडिटी भी हो सकता है, जो भी है, मतलब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, कंसेप्ट मेरे लिए वही रहने वाला है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अंडरलाइन। इफ अंडरलाइन गोज अप और मूव्स अप,
ठीक है, देन कॉल ऑप्शंस प्राइस will increase, will go up. Okay, if underlying goes down, then put options price goes down, no, goes up. समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर अंडरलाइन का प्राइस ऊपर जा रहा है और या वैल्यू ऊपर जा रहा है, बिकॉज इंडेक्स में वैल्यू रहते तो प्राइस नहीं बोलेंगे, वैल्यू, ठीक है, तो अंडरलाइन का अगर वैल्यू ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी। अंडरलाइन का वैल्यू अगर नीचे जा रहा है तो पुट ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो हम लोग एसबीआई का एग्जांपल वापस लेते हैं। ओके, एसबीआई में पहले क्या हुआ था, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग जस्ट वर्बली डिस्कस करते हैं। एसबीआई में पहला एग्जांपल ऐसा था कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो उस केस में मैं क्या करता था, 600 से 610 जाने वाला था तो मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लेता था। ठीक है, कौन सा क्या वो सब जाने दो, बस समझो, कंसेप्ट समझ लो। ओके, तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करता था, जिससे अगर स्टॉक ऊपर गया तो मुझे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाए, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और मैं उसको सेल कर दूंगा। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो में जब एसबीआई की प्राइस नीचे जाने वाली थी तो मैं पुट ऑप्शन बाय करता था, बिकॉज मुझे पता है कि ये नीचे जाने वाला है, तो मैं पुट बाय करके उसमें से प्रॉफिट निकलता था। ओके, तो दोनों सिनेरियो में मैंने पहले बाय किया और फिर सेल किया। देखो फ्यूचर्स के एग्जांपल में क्या था, सिनेरियो वन, मैंने बाय किया फ्यूचर्स और फिर उसको सेल किया, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो था स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो मैंने क्या किया था, फ्यूचर्स को सेल किया और फिर बाय किया। राइट, दो अलग सिनेरियो थे, इसीलिए मैंने तभी आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ वाला कंसेप्ट समझाया कि पोजीशन नलीफाई कर रहे हैं हम लोग, बाय सेल फिर सेल बाय। ओके, यहाँ पे दोनों केस में मैं कुछ तो बाय कर रहा हूँ और फिर सेल कर रहा हूँ। ओके, लेकिन केस वन, सिनेरियो वन में मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था, सिनेरियो टू में मैंने पुट ऑप्शन बाय किया था, ये डिफरेंस है यहाँ पे। ओके फाइन, तो हम लोग आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते, बिकॉज थोड़ा इसमें डिटेल में जाएंगे कॉल और पुट ऑप्शन में। इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स है, मतलब टाइप ऑफ कॉल ऑप्शंस, फिर स्ट्राइक प्राइस, ओके, फिर कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है। जब हम लोग ट्रेडिंग में घुसने वाले, बिकॉज ये अपना जो चैनल है स्टॉक मार्केट फॉर डमीज, यहाँ पे हम लोग मेजरली ट्रेडिंग के बारे में ही बात करेंगे, ना कि फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, खुद से करनी पड़ेगी आपको, बट कौन सी वेबसाइट्स की आप हेल्प ले सकते हो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग मतलब फॉर यू टू बिकम अ ट्रेडर, आपको ट्रेडर बनना है तो उसके लिए फंडामेंटल चीज़ें क्या पता होनी चाहिए और किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, वो अपना प्राइमरी पर्पस है। और आगे जाके हम लोग ये भी कभी कभी डिस्कस करेंगे, मतलब कौन से स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आपको कोई कुछ किसी को क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए। ओके, नो क्वेश्चंस, फाइन, ठीक है, तो मैं ये स्टॉप कर देता हूँ वीडियो आज का। थैंक यू।